गिव मी द आइडिया। 5 मिनट या 2 मिनट का सेशन। यहां तक डेरिवेटिव्स की स्लाइड्स में थोड़ा सा बैक जा रहा हूं, अगर किसी को कोई स्लाइड पर स्टिल कंफ्यूजन है तो क्लियर करना, ताकि मैं आगे स्वैप्स वगैरह समझा सकूं। देखो, पहला चीज तो डेरिवेटिव क्या थी? डेरिवेटिव एक तरीके से कुछ सिक्योरिटी पेपर है जो किसी और एसेट्स के बिहाफ पे आप मार्केट में फ्लोट करते हैं। यानी कि ये कोई डायरेक्ट कमोडिटी नहीं है, ये लिंक कमोडिटी है या लिंक्ड एसेट्स है विद सर्टेन अदर एसेट्स, उसके बेस पे होता है। इसके अंदर जो की प्लेयर्स हैं जिन मार्केट्स में होता है, वो स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, करेंसीज हैं, कमोडिटीज हैं, इंटरेस्ट है और मार्केट इंडिसाइज। मार्केट इंडिसाइज बिलोंग्स टू द ऑल 5 मार्केट्स। हर मार्केट्स में अपने इंडेक्स होते हैं, उसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एक पीस ऑफ पेपर है, वो किसी भी बेस पे ड्राइव हो सकता है। बेस ड्राइव्स में यह है कि कमोडिटीज हो सकती हैं, प्रेशियस मेटल्स हो सकते हैं, करेंसी हो सकती है, बॉन्ड्स, स्टॉक्स इंडेक्स और अदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। मार्केट्स वही हैं जो सारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, मनी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उन सब जगह पे भी डेरिवेट ट्रेड होते हैं। और ओवर द काउंटर मींस बायर एंड सेलर्स के दरमियान डायरेक्ट भी ट्रेड होते हैं। 4 पार्टिसिपेंट्स से हेजर्स। हेजर्स द ओनली गाइस जो सिर्फ इसलिए मार्केट में आते हैं कि अपना रिस्क एलिमिनेट कर सके। हेजर सिर्फ वो लोग होते हैं जो मार्केट में इसलिए घुसते हैं कि वो अपना रिस्क एलिमिनेट कर सकें। और इसके अलावा स्पेक्यूलेटर्स और आर्बिट्रेगर्स और मार्जिन ट्रेडर्स, ये 3 वो लोग होते हैं जो मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए घुसते हैं। इनका बुनियादी मकसद रिस्क कवरेज नहीं होता, इनका बुनियादी मकसद मेक मनी होता है। लेकिन चारों के पास इंस्ट्रूमेंट्स सेम है, फर्क सिर्फ उनकी स्टार्टिंग डिसीजंस का है कि एक का डिसीजन ये होता है, जो हेजर होता है उसका डिसीजन ये होता है कि मुझे फ्यूचर में कोई लॉस बुक ना हो। आर्बिट्रेटर, स्पेक्यूलेटर और मार्जिन ट्रेडर्स का होता है कि जैसे ही मार्केट में वॉल्टिलिटी आएगी थोड़ी बहुत, तो वी विल गो टूवर्ड्स टू मेक अ मनी, और उसमें से हमने पैसे कमाने। इसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अब टाइप्स टाइप्स 2 तरीके की है मार्केट से ऑलवेज। अच्छा, ये ख्याल रखना कि इट्स नॉट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट या फॉर नॉट फॉर द डेरिवेटिव, it's all kinds of markets. All kinds of markets are the 2 types of markets. One is called the OTC, means physical सर presence. Yes. सर डिसएडवांटेजेस में पॉइंट नंबर 4 एक बार क्लियर कर देंगे? स्पेक्यूलेटिव फॉर लीगलाइज गैम्बलिंग, सट्टा खेल रहे हैं। जो हम स्टॉक मार्केट में सट्टा होते देखते हैं, एकदम से मार्केट एक दिन, देखो कॉमन सेंस यूज करना, अगर मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर गई है तो किस रीजन से गई? एक न्यूज आई, उसके ऊपर सट्टा हो गया शुरू। मार्केट गिर गई, क्या? एक न्यूज आई, मार्केट 2000 पॉइंट नीचे गिर गई। ये लीगलाइज गैम्बलिंग है और इस पे लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इसको लीगलाइज गैम्बलिंग इसलिए कहते हैं कि इसकी सूरत में लोगों को ये अवेलेबिलिटी आ जाती है कि वो जब दिल चाहे मार्केट में खेलें और जब दिल चाहे भाग जाए। अच्छा, गैम्बलिंग क्यों है ये? गैम्बलिंग इसलिए कि ये एक तरह से जिन लोगों ने न्यूज के ऊपर कोई डिसीजन लिया, लेट सपोज अभी आप लोगों ने भी 25 डेज वर्किंग की, तो समटाइम्स आपको ये समझ ही नहीं आया कि आज ये शेयर ऊपर क्यों गया है। जब थोड़ा सा किया तो जी एक न्यूज आ गई थी कि वो कंपनी इसको, लो जी, अब अभी लिया नहीं है, न्यूज है, एक खबर है जिसके ऊपर आपने पूरा हो सकता ना हो, तो दिस वुड बी अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग, क्योंकि लॉस ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट बोथ एसोसिएटेड विद इट। स्पेक्यूलेशन है, स्पेक्यूलेशन मींस अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है बुरा। बहुत छोटी सी एग्जांपल, अभी आप में से कितने लोग स्टिल स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी आज से 10 डेज बैक हैज कॉल 12 रुपीज के करीब पहुंच गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे ही उसको एक सपोर्टिव इंजन दिया, वो वापस 15 रुपीज 14 रुपीज के आसपास वापस आ गया। ये क्या है? गैम्बलिंग हो रही है कि न्यूज आ गई तो वो ऊपर चले गया, न्यूज खराब आ गई वो नीचे आ गया। तो क्या इस ऊपर और नीचे जाने से, अप एंड डाउन होने से देयर इज अ सर्टेन थिंग्स हैपन विद द फैक्ट्री? नो, फैक्ट्री वैसी चल रही है, उसके ऑपरेशन वैसे ही चल रहे हैं, ऑल थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, नथिंग कैन बी चेंज। लेकिन बिकॉज ऑफ द न्यूज, बिकॉज ऑफ द सर्टेन थिंग्स, द सेकेंडरी मार्केट कैन बिहेव डिफरेंटली। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पेट्रोल की प्राइस नीचे गिर गई, तो कितनी कंपनियों के पेट्रोल के प्राइस नीचे गिरने की वजह से फर्क आया? नथिंग। क्यों? कि रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट में फर्क आ गया, क्योंकि वो वहां पे हमेशा याद रखना, ऑलवेज मस्ट
क्लियर इन योर माइंड? जितनी भी मार्केट्स सेकेंडरीज होती हैं, सेकेंडरी मार्केट जितनी होती हैं, वहां स्पेक्यूलेटिव नेचर होती है। वजह यह है कि आपका जैसे स्टॉक है, शेयर्स है, वो ट्रेड हो रहा है प्राइमरी मार्केट में, जब वो बिटवीन बायर एंड सेलर ट्रेड हुआ, उसके बाद उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अब सेकेंडरी मार्केट में वो ऊपर जाए शेयर या नीचे जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सेकेंडरी मार्केट में जो गैम्बलिंग है वो बिटवीन बायर एंड सेलर है। अगर एक कंपनी का स्टॉक नीचे हो गया, या मैं कहता हूं डॉलर सस्ता हो गया, तो अमेरिका को क्या तकलीफ हुई? अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं। शेयर सस्ता हो गया, इंडस मोटर को क्या तकलीफ हुई? उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये लीगलाइज गैम्बलिंग का मतलब है जिसके बिहाफ में आप खेल रहे हैं उसको कोई तकलीफ नहीं है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल क्रिकेट की समझा दूं। क्रिकेट में जो टीमें मैच खेल रही होती हैं वो तो नहीं सट्टा लगाती, लेकिन बाहर बैठे हुए लोग उस पर सट्टा लगा रहे होते, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सट्टे में जीतूं या हारूं, उससे कंपनी को कोई फर्क या उससे टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीगलाइज गैम्बलिंग इस पॉइंट से होती है कि आपने एक तरह से लीगल प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि पाकिस्तानी जैसे माशरे में या इस्लामिक माशरे में गैम्बलिंग हराम है। गैम्बलिंग या सट्टा या जुआ ये हराम है, तो उसको एक तरह से लीगलाइज कर दिया है कि जी मार्केट में आप रिस्क एंड गेन दोनों। ओके, एनी अदर कंफ्यूजन? नो सर। चलो अब आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। यहां पे अब थोड़ा तवज्जो देना। सिर्फ ये टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट जो है, ये ख्याल रखना, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एनी, इट्स नेसेसरी फॉर ऑल द मार्केट्स। ऑल द मार्केट्स, चाहे वो परचून की दुकान हो, चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन हो। उसके बाद दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं टाइप्स में, या दो ही टाइप्स की मार्केट्स हैं। एक एक्सचेंज ट्रेडेड है जो ऑनलाइन है, जिसमें किसी को नहीं पता किसके साथ, वो कंप्यूटराइज है, सिस्टम है, बीच में कुछ लोग हैं, वो गारंटी है, और उसके साथ। और दूसरा है ओटीसी। ओटीसी वैसे समझ लें जैसे परचून की दुकान, मैं दुकानदार से कोई चीज लूं और उसको पैसे दूं, तो दिस ट्रांजेक्शन बिटवीन मी एंड हिम, इसका मेरे और उसके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रांजेक्टेड है, ऑनलाइन है, या कस्टमाइज है, ऑर्गेनाइज है, प्रॉपर है, उसमें एक भी रुपए का इंपैक्ट बायर सेलर की तरफ से पूरी मार्केट को हिट करने की पोजीशन आता है। सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट नहीं, हर मार्केट दो ही एक्सचेंज में दो ही तरीके से काम करती है। या तो एक्सचेंज ट्रेडेड होती है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एक्सचेंज ट्रेडेड, इट सिंपली मींस वी टॉक अबाउट द रेगुलर मार्केट, रेगुलराइज मार्केट। सम रेगुलेटर मस्ट बी देयर। एक रेगुलेटर बैठा होगा, वो उसको रेगुलेट कर रहा है, ये फ्री फ्लो मूव नहीं हो रही। लेकिन whenever we are talking about the OTC market, over the counter, it's free flow, no one is there, it between decision buyer and seller। तो ना बायर और सेलर जब डिसीजन लेते हैं तो वो किसी को ब्लेम भी नहीं करेंगे और कोई उनको भी ब्लेम नहीं करेगा, ये ख्याल रखना। तो दीज आर द टू मार्केट्स, ये हर मार्केट में यही दो मार्केट्स हैं। अब एक्सचेंज ट्रेडेड सिंपल है, रेगुलेटर बैठा हुआ होगा, स्टैंडर्डाइज होगी भाई, उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन हो रही होगी, उसके प्रॉपर नॉर्म्स होंगे, कुछ एसओपीज होंगे, उसको कोई ना कोई सिक्योर्ड कर रहा होगा, कोई ना कोई मिडलमैन जरूर होगा, वो उस बिहाफ में उसके अंदर काम कर रहा होगा। तो ये ख्याल रखिएगा कि जब हम एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट की बात करेंगे तो हमें ये श्योरिटी है कि यहाँ पे चीटिंग का आंसर कम होगा, यहाँ पे फ्रॉड का आंसर कम होगा, क्योंकि बीच में एक मिडिल मैन बैठा होगा जो उन सारी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट या फॉलो कर रहा होगा। लेकिन whenever we are sitting with the OTC, तो उसमें बिटवीन में कोई मिडिल मैन नहीं है, इट्स अ डायरेक्ट डीलिंग बिटवीन बायर एंड सेलर। तो उसमें कोई भी मूवमेंट होगी तो वो डायरेक्ट आपको हिट करनी है, उसका कोई ताल्लुक आपके ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आपको बायर ने गलत चीज दे दी तो आप मार्केट में किसी को नहीं ब्लेम कर सकते, आपकी डायरेक्ट डील थी। लेकिन वही डील आपने किसी एक्सचेंज के जरिए की है, तो आपने एक्सचेंज को कांटेक्ट किया कि भाई ये मैंने मंगाया था। लेट्स सपोज, मैं दराज की एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने दराज के जरिए कोई चीज मंगाई, अगर वो चीज गलत आई है तो दराज उसको वापस लेके आपके पैसे वापस करने का या आपको सही चीज डिलीवर कराने का रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि दराज जो है बुनियादी तौर पर सेलर नहीं है, दराज एक एक्सचेंज है जहाँ पे बायर एंड सेलर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। अली बाबा एक एक्सचेंज है जहाँ पे बायर एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर कोई गलत चीज आ भी जाएगी तो ये दोनों, उनको पता है कि गलत डील आ गई और हमने रिफंड करना है, तो एक्सचेंज ने हमारा वो रिफंड हमें एडजस्ट करा के देना है। तो सर इसका मतलब ये है कि मतलब जब भी जो है वो हम एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसमें जो है आंसरेबल हमारा जो रेगुलेटर है वो होगा। बिल्कुल,
और इसीलिए रेगुलेटर वहां होता है कि रेगुलेटर ये रेगुलेट करता रहता है कि कोई गलत चीज, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो मिडिल मैन है, वो बैक कर रहा है ना उस मार्केट को, तो मैं तो उसके ट्रस्ट पे काम कर रहा हूँ। अब लेट्स आप दराज से कोई चीज मंगाए, आप दराज से कोई चीज मंगाए, आपको पता है आप सेलर से नहीं मिल रहे, आप बायर और सेलर एक दूसरे से नहीं मिल रहे, बीच में फैसिलिटेटर है दराज। आपके घर गलत चीज आ गई तो दराज वाले आपको क्लियर कर दें, तस्वीर खींच के फौरन ईमेल कर दें वो, और हमारे कस्टमर सेंटर पे वापस कर दें, हम वापस करके आपके पैसे रिफंड करा देंगे, काम इजी हो गया। लेकिन ये काम आप डायरेक्ट करते, और तो उसके बाद आपको ये डायरेक्ट इसमें टाइम ये लगता है कि आप उसको क्लेम करते हैं, वो मानता नहीं मानता। यहाँ पे ऐसी एक्सचेंज ट्रेडेड ऑलवेज इजी मोड है, इसके थोड़े से पैसे ज्यादा होते हैं क्योंकि बीच में एक और मार्जिन आ गया है, लेकिन रीजंस क्या है कि इसमें आप सिक्योर्ड होते हैं कि जो चीज आ रही है वो उसकी गारंटी है कि खुदा ना खासा कुछ 19-20 हुई तो वो जो गारंटर है बीच में वो मुझे उसमें फैसिलिटेट करेगा। लेकिन जब यही चीज हम ओटीसी पे चले जाते हैं तो ओटीसी इज अ डायरेक्ट रेगुलेशन, ये अनरेगुलेटेड होती है। आप लोगों ने, मैं अगर आपसे कहूं 1 ग्राम कोई चीज ले लें तो क्या लेंगे, या 10 ग्राम की कोई चीज लें क्या लेंगे? गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड, सिर्फ गोल्ड वाला फैसिलिटेट करेगा। आप जाके जरा अपने मोहल्ले के परचून वाले से कहेगा 10 ग्राम नमक दे दो, वो भगा देगा, वो कहेगा क्या हो गया बीबी 10 ग्राम नमक तो आता ही नहीं। क्यों? कि ये अनरेगुलेटेड है। अब आप कहें जी 10 ग्राम बिकता नहीं, तो नहीं जी गलत है, 10 ग्राम बिकता है। 10 ग्राम किस मार्केट में बिकता है? गोल्ड, बल्कि वहां तो मिलीग्राम में भी बिक रहा है, लेकिन बकिया मार्केट में नहीं बिक रहा क्योंकि अनरेगुलेटेड है, अनस्टैंडर्ड है। जिस तरीके से आप डील करना चाहे कर दें। मैं एक आदमी से कहता हूं मुझे 1 छटाक मिर्चे दे दो, वो दे देगा। लेकिन जब मैं एक्सचेंज के जरिए होगा तो एक्सचेंज कुछ वॉल्यूम फिक्स करेंगे। आप देखें, आप दराज में परचेसिंग करें, आप उससे कहें एक काम करो आधा लीटर तेल दे दो, वो नहीं देगा। वो कहेगा भाई पाउच है पूरा 180 190 या डब्बा है पूरा, ये डब्बा पूरा दिया जाएगा, आपका मुझे उस डब्बे में से 2 पैकेट दे दो, वो नहीं देगा क्योंकि वो एक्सचेंज है, उसको कुछ स्टैंडर्ड्स पे काम करना है। लेकिन ओवर द काउंटर आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा डब्बे में से दो पैकेट दे दो तेल के, वो दे देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिटवीन बायर एंड सेलर्स है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क जो एसोसिएटेड होता है वो ये होता है कि आप अगर कोई चीज कोई रिवर्स ट्रांजेक्शन हो गई, रिवर्स ट्रांजेक्शन से मुराद है किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बिटवीन बायर एंड सेलर्स है, आपको मिलकर ही सेटल करना होगा। और अगर वो सेटल नहीं होगी तो फिर वो कहीं भी सेटल नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। लेकिन वही ईटीसी है, ओटीसी और ईटीसी का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर्स, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ईटीसी जो काउंटर, अच्छा ईटीसी काउंटर ये मेरी अपनी टर्म है, ये मुझे नहीं पता कोई, लेकिन ये क्लियर रखना है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ईटीसी कहूंगा तो इसका मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर। जब हम एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर पे बात करेंगे तो वहां पे मुझे ये पता है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आएगी, स्टैंडर्ड पैकिंग में आएगी और सब कुछ, तो उसको कोई ना कोई फैसिलिटेट करेगा। अगर जरा सा भी एम्बिग्यूटी, लिटिल बिट कंफ्यूजन भी होगी तो वो कहीं ना कहीं रेगुलेट होगी। लेकिन whenever the transaction belong to the OTC, no, यानी कि नो सेंटर गाय, नो मिडिल मैन, नथिंग। अब जो भी डील है बिटवीन बायर एंड सेलर है उन्हीं को खुद ही सेट करनी है। ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। कि अगर एक्सचेंज ट्रेड में अगर डिफॉल्ट हो जाते, वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर चीटिंग हुई या फिर फ्रॉड के केसेस ऐसे हो गए, हाँ। तो फिर उसको किस तरह से मिडिल मैन जो है वो कवर करता है? मिडिल मैन, देखें मिडिल मैन जब आप एज अ सेलर जाते हैं तो मिडिल मैन आपसे कुछ सिक्योरिटी फंड बॉन्ड प्रॉपर एग्रीमेंट्स करते हैं। लेकिन आप जब बायर जाते हैं तो वो आपसे सिर्फ आपका मोबाइल नंबर लेता है। लेकिन आप वहीं पे दराज में एज अ सेलर जाएंगे तो वो आपसे आपका पूरा डेटा लेगा। सही। अच्छा, दूसरा ये क्योंकि आपने पेमेंट तो दराज को की है ना, जो दराज जो 1 हफ्ते का टाइम लेता है वारंटी का, अगर आपने फौरन क्लेम डाल दिया तो वो पेमेंट अभी सेलर के पास नहीं गई है, क्योंकि सेलर को ये श्योरिटी कि दराज मुझे पे करेगा, दराज वो पेमेंट लेके बैठा हुआ है। आपने जैसे क्लेम डाला, दराज ने वो ट्रांजेक्शन लॉक कर दी और सेलर को बता दिया ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको रिप्लेस करो तो पेमेंट रिलीज होगी। सेलर कहता है नहीं जी मैं इसको रिलीज नहीं कर सकता, वो कहेंगे रिफंड कर दो। तो क्योंकि मिडिल मैन बीच में मौजूद है ना, आपने सेलर को पैसे नहीं दिए, आपने पैसे दिए दराज के एक्सचेंज में, और जब वो ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूट हो जाएगी तो सेलर को ये उम्मीद है कि दराज मुझे पैसे पूरे करके देगा। तो दोनों के पास ये एडवांटेज है कि बाय एनी मींस
वो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ओवर द काउंटर, लेट सपोज मैं आपको पैसे दे के आया, मैंने कहा माल पहुंचवा देना, अब ट्रक भर का माल था, मैंने पेमेंट कर दी, उसने माल भिजवाया, जब माल आया वो मेरे मतलब का नहीं है, अब मैं उससे कह रहा हूँ ये तो माल गलत है, वापस लो, उसने कहा सॉरी मैं तो नहीं लेता भाई, मैं तो वही दिया जो आपने कहा था। अब हम कहाँ खड़े होंगे? पैसे तो आप दे चुके, माल आपको मिल चुका है, अब वो माल उस ऑप्शन में, मैं अभी आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल अपनी कंपनी की शेयर करूं, सरप्राइजिंगली देखिए हम भी सीखते हैं वक्त के साथ। टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट एक काफी बड़ा नाम है हमारा, उनका एक परचेज ऑर्डर पे एक एग्रीमेंट चल रहा था, वो जो आजकल मिस्ट टनल्स चल रही है डिसइंफेक्शंस की, वो सप्लाई थी टोटल 8 टनल्स की। हमने कहा पहले एक लें, उसका परचेज ऑर्डर आ गया, टनल बन गई, टनल डिलीवर कर दी। जब टनल टब्बा हाट पहुंची तो वहां से पैगाम आया कि खुर्रम साहब ये वापस मंगवा लें, ये अब जरूरत नहीं है। अब टेक्निकली मेरे जो इंजीनियर गए थे वो वापस लिया और लेके आ गए, फैक्ट्री रख दी। आज जब मेरी बात हुई तो रीजन क्या आई? रीजन से आई कि वजह ये थी वो वापस आने की कि उसके ऊपर हेल्थ WHO ने हॉस्पिटल्स के लिए वो मना कर दी है। वो फैक्ट्रीज और जनरल पब्लिक के लिए तो सही है, हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में सारे मरीज आ रहे हैं, किसी को रिएक्शन हो सकता है उससे। अब ये डिस्प्यूट आ गया बिटवीन मी, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन थी ना मेरे और टब्बा के दरमियान। अब वो मुझे परचेज ऑर्डर दे चुके हैं, मैंने माल दिया, उनको माल मुझसे लेना है, एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो मैं कहां जाऊं? मैं कहीं नहीं जा सकता, वो मुझसे माल ही नहीं उठा रहे, डिफॉल्ट रिस्क आ गया। अब क्या है कि इसको मैंने और उन्होंने सॉल्व करना है। अब कल मेरी उनकी मीटिंग है, हमने यही सॉल्व करना है कि मिनिमम इतना तो कॉस्ट हमें दे जो उसके ऊपर हमारी फैब्रिकेशन की कॉस्ट चाहिए, गुड नोट पे। लेकिन यही काम अगर एक्सचेंज के जरिए होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस ओवर द काउंटर नहीं थी, ये एक्सचेंज थी। एक्सचेंज मुझे पैसे लेके देता, मैंने ऑर्डर आया, मैंने ऑर्डर बुक किया, ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब मेरा रिस्क फैक्टर खत्म हो गया, क्योंकि मुझे तो एक्सचेंज के जरिए ऑर्डर आया। मैंने एक्सचेंज को कहा माल चले गया, पेमेंट, उन्होंने कहा सही है 5 दिन बाद आपके अकाउंट में पेमेंट चली आएगी। सिमिलर ईटीसी की एग्जांपल समझ लो, क्रेडिट कार्ड भी ईटीसी की एग्जांपल है। आप दुकानदार को कार्ड से पेमेंट करते हैं, बीच में बैंक गारंटी होता है, दुकानदार को पैसे नहीं मिले, लेकिन दुकानदार को पता है बैंक गारंटी है, बैंक अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर से पेमेंट ले कब ले ये उसका पट्टा है, लेकिन दुकानदार को बैंक 5 दिन बाद पेमेंट रिलीज करा देगा। तो ये चीजें ईटीसी में कोई इशू नहीं होता, ईटीसी में आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, ओटीसी में रिस्क फैक्टर बहुत है, तो ये ख्याल रखिएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन अदर एज वी मूव फॉरवर्ड? सर हाँ, मुझे ये बात पूछनी थी कि जैसे जो ब्रोकर होता है, हाँ, हम ब्रोकर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इस ब्रोकर पे ट्रस्ट कर सकते गुड, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोकर भी तो हमें धोखा दे सकते हैं। बिल्कुल देता है। आप दराज की एग्जांपल दे रहे हैं, दराज तो हाँ। एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। नहीं, पहले दिन से ऑथेंटिक नहीं थी ना, पहले दिन तो लोग डरते थे। बिल्कुल। तो इसी तरह हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो ब्रोकर है या ये जो मिडिल मैन है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं इजीली? बिल्कुल, ये वो क्वेश्चन है जो ऑलवेज आंसरेबल है, ऑलवेज, क्योंकि इट्स विल टेक अ टाइम। हर एक्सचेंज अच्छा नहीं होता, हर ट्रांजैक्शंस अच्छी नहीं होती, इसमें गुडविल क्यों, इसीलिए जो आप लोगों ने अकाउंटिंग में गुडविल पढ़ी है, गुडविल टेक अ टाइम, गुडविल बनाने में आदमी को सालों लगते हैं। अभी मैं आपको जैसे अली बाबा है या दराज है या इस टाइप के जितने भी प्लेयर, हम मार्ट है, इन्होंने एक अपनी गुडविल बना लिया विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस गुडविल के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू में आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन रखे, उन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने कहा जब माल आपकी दुकान घर पहुंच जाए तो आप चेक करके मुझे पैसे दे दीजिएगा। समझ में आई? तो उसकी क्या हुआ कि ग्रेजुअली लोगों को वो ट्रस्ट आ गया कि सही है यार, माल सही आ रहा है, तो वो पेमेंट भी करने लग गए। लेकिन बिल्कुल ये रिस्क है एक्सचेंज में। लेकिन अगर लेट सपोज एक्सचेंज में मैं एक बायर को देता हूँ, नॉर्मली तौर पे ये तो ख्याल करना कि एक्सचेंज भी डिफॉल्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि एक्सचेंज बैंकरप्ट नहीं होते, एक्सचेंज भी बैंकरप्ट होते हैं वो, लेकिन डिफॉल्ट नहीं होंगे, वो बैंकरप्ट होंगे। जब बैंकरप्ट होंगे तो फिर तो पूरी ट्रांजैक्शन गई आपकी, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा एक्सचेंज ही बैंकरप्ट हो गया। लेट सपोज खुदा ना खासा पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए तो पीएसएक्स में जितने लोगों के पैसे लगे हुए सब डूब गए, क्योंकि जब पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया तो पाकिस्तान में जितने एक्सचेंजेस थे सब बैंकरप्ट हो गए।
अब आपको वहां से ना कोई पैसे, ना वहां कोई ट्रांजेक्शन होगी, ना कोई वहां बायर होगा, ना वहां कोई सेलर होगा। ये जो अफगानिस्तान है, सोमालिया है, इस टाइप की जो जगह है, वहां पे वजह यही है, वहां पे बैंकिंग चैनल बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो मार्केट्स या जो एक्सचेंज स्ट्रांग होते हैं उनके साथ बैंक्स एंगेज होते हैं। अच्छा, ये टेक्निकल चीज याद रखना, किसी एक्सचेंज को स्ट्रांग करने में बहुत बड़ा ताल्लुक पेमेंट पार्टनर्स का है। पेमेंट पार्टनर्स में बैंक भी हो सकते हैं, पालपे भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है, सो मैनी। जितने ज्यादा पेमेंट पार्टनर मेरे साथ होंगे उतनी ज्यादा मेरी गुडविल सिक्योर्ड है, क्योंकि वो भी तो रिस्क ले रहे हैं ना मेरे साथ पेमेंट के ऊपर। तो वहां पे, लेकिन इट्स टेक अ टाइम। बिल्कुल एक्सचेंज डिफॉल्ट हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट एन इजी जॉब। एक्सचेंज डिफॉल्ट होने का ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि ज्यादातर एक्सचेंज अंडर सर्टेन गारंटी होते हैं, गारंटीज होते हैं, तो वहां पे वो उसको ओवरकम किया जाता है। तो बेटा ओके, और कोई क्वेश्चन? मगर सर जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं वो भी तो काउंट करने चाहिए ना, मतलब वो भी तो नहीं पता ना कि फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है इसके अंदर। बिल्कुल होता है फाइनेंशियल क्राइम। देखो एटीसी में कैसे होता है, दिखाया कुछ दिया कुछ। ओटीसी में ये नहीं हो सकता। ओटीसी में जो दिखा रहा है वही दे रहा है। आप ओवर द काउंटर आप देखें, आप एक बुक स्टॉल वाले से एक पेन लेके आए और थोड़ी बात आ जाए कि पेन गलत हो गया, बीबी मैंने आपको दिखा के दिया था, तो आपको उसी वक्त नहीं लेना था, अब तो मैं वापस नहीं ले रहा। वहां पे आप रिफंड नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक्सचेंज वाला जो है, वहां पे आप पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एक मिडिल मैन है जिसकी वजह से पेमेंट इमीडिएट नहीं हो रही, डिलीवरी इमीडिएट नहीं हो रही। ये ख्याल रखिएगा कि एक्सचेंज में डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स तो देखो बेटा, इंसान है तो हर जगह होंगे। फाइनेंशियल क्राइम्स को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। क्या होल्ड करना, मैं एक कॉल ले लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। फारूक, हाँ बोलो बेटा। एक असाइनमेंट मुझे मिला है, किसका है ये? नहीं, साकिब का मिला है, बाय कोरियर। मैं अभी देख लेता हूँ, भेजा ना। हाँ फिर मिल गया होगा। फर्रुख, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो आ गया, वो आ गया, बिल्कुल आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। नहीं 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 नहीं, वैसे भी हम बहुत लूज हैंड के साथ मार्क्स देंगे, तो टेंशन नहीं है। पता नहीं, मैं दिया नहीं है, देखता हूँ मैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कर लेते, कोई इशू नहीं। हाँ इंशाल्लाह, चलो कर लेते फर्रुख, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी। ओके, ओवर द काउंटर में देखो, एक्सचेंज में फाइनेंशियल रिस्क हर जगह है। जहां इंसान है ना, वहां धोखा भी है, वहां फॉर्जरी भी है, वहां पे मिस एप्रोप्रिएशन भी है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी है, फॉल्स कमिटमेंट भी है, सब कुछ होगा। लेकिन एक्सचेंज में सिर्फ आपको एडवांटेज ये है कि एक बीच का, जिसको आप कहते हैं ना, इस आदमी ने गारंटी ली। एक्सचेंज एक तरह से गारंटर है। अगर कुछ होता है तो आप एक्सचेंज को पकड़ेंगे, आप बायर को नहीं पकड़ेंगे, आप सेलर को नहीं पकड़ेंगे, आप सीधा सीधा एक्सचेंज को पकड़ेंगे। सही है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, डेरिवेटिव कैटेगरीज। अब ये जो कैटेगरीज है, इसमें आएगा फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, सब आएंगे। अब ये कैसे काम करते हैं? अच्छा, एक ख्याल रखना, मैंने तुम लोगों को वैसे पहले भी क्लियर किया है, फॉरवर्ड और फ्यूचर। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, या नहीं भी हो तो अब हो जाएगा। फ्यूचर और फॉरवर्ड एक ही काम है, दोनों फ्यूचर की डेट पे काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और क्लियर रखना, स्वैप्स करता ही फ्यूचर की डेट पे काम है, फाइनेंस काम ही फ्यूचर का करती है, अकाउंटिंग करती है हिस्टोरिकल का। अगर एक काम प्रेजेंट में और पास में हो रही है तो वो अकाउंटिंग में होगी, एक काम फ्यूचर में होना है तो वो फाइनेंस में होगा। वो अकाउंट एंड फाइनेंस दोनों में हो सकता है। अकाउंट में आप उसको प्रीपेड कह के बना सकते हैं, लेकिन फाइनेंस उसको प्रॉपर कर। ये बिल्कुल क्लियर रखना, लाइफ टाइम अपनी जिंदगी में फाइनेंस हमेशा फ्यूचर आउटकम्स पे काम करेगी, फाइनेंस कभी भी पास्ट आउटकम्स पे काम नहीं करती। एक चीज। अब फॉरवर्ड कमिटमेंट और फ्यूचर में फर्क क्या है? फॉरवर्ड कमिटमेंट ओटीसी है और फ्यूचर कमिटमेंट्स ओवर द काउंटर नहीं है, वो एक्सचेंज है, ईटीसी है। यानी कि जब मैं फ्यूचर कमिटमेंट्स की बात करूंगा तो फ्यूचर कमिटमेंट सिर्फ एटीसी में होंगे, लेकिन फॉरवर्ड कमिटमेंट दोनों में हो सकते हैं, ओटीसी में भी हो सकते हैं और ईटीसी में भी। अच्छा, फॉरवर्ड कमिटमेंट में एक और बड़ा इशू है। वो बड़ा इशू ये है कि फॉरवर्ड कमिटमेंट्स 100% बैक्ड होते हैं,
100%। यानी कि आपको स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक प्राइस पे पूरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। आप मार्जिन पे काम नहीं करेंगे। लेट सपोज मैंने मिस्टर ए से कहा कि 100 रुपए के चावल मुझे देना 2 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते बाद मैं मिस्टर ए को 100 रुपए दूंगा और उनसे चावल लूंगा। दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कमिटमेंट। इसमें मार्जिन भी अच्छे होते हैं लेकिन इसमें डिफॉल्ट रिस्क बहुत बड़ा है। लेट सपोज 2 हफ्ते बाद जब मैं लेने पहुंचा तो वहां पता चला कि मिस्टर ए आए नहीं है, डिफॉल्ट रिस्क आ गया। या मिस्टर ए दुकान पे पहुंचे, मैं ही नहीं पहुंचा, डिफॉल्ट रिस्क आ गया। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ओटीसी थी बिटवीन मी है, लेकिन जब यही ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ट्रेडेड के जरिए होती है तो नॉर्मली डिफॉल्ट नहीं होती। बस रूल ये याद रखिएगा, फॉरवर्ड कमिटमेंट 100% बैक्ड बाय द पेमेंट्स, 100% बैक्ड बाय द ट्रांजैक्शंस है, 100%। लेकिन जब यही ट्रांजैक्शन फ्यूचर में आएंगी तो ये, मैं थोड़ा सा पहले फ्यूचर पे आ जाऊं। अच्छा, मैंने इस सेंस में डेवलप किया, ओवर द काउंटर है, आ जाओ। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स ओवर द काउंटर मींस कि आपको 100% पेमेंट देनी है, 100% स्टॉक लेना है, उसमें आपको किसी सूरत में मार्जिन नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का माल लिया है, 100 रुपए दीजिए और माल उठाइए। दूसरी चीज फॉरवर्ड ओवर द काउंटर के अंदर कमिटमेंट्स हैं फॉरवर्ड की, स्वैप्स। स्वैप्स नॉर्मली तौर पर रिटेल ट्रांजैक्शन नहीं होती, ये ख्याल रखना। स्वैप रिटेल ट्रांजैक्शन नहीं है। स्वैप 2 चीजों में होता है नॉर्मली तौर पे, करेंसी में और इंटरेस्ट में। स्वैप हर कमोडिटी में नहीं होता, स्वैप सिर्फ 2 कमोडिटीज में होता है, करेंसी में और इंटरेस्ट में। करेंसी से मुराद है फॉरेक्स में मैं डॉलर को पाउंड से स्वैप करा दूं, पाउंड को यूरो से स्वैप करा दूं, यूरो को दरहम से स्वैप करा दूं, दरहम को यन से स्वैप करा दूं, यस हो सकता है। दूसरा इंटरेस्ट में होता है। इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, फिक्स से फ्लोटिंग कर दूंगा या फ्लोटिंग से फिक्स कर दूंगा। मैंने कहा नहीं है, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट गिरेगा, एक काम करता हूँ फिक्स कर लेता हूँ। दूसरा समझता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेगा, वो कहता है भाई ये रुका का फ्लोटिंग कर लेते, ये लेकिन होगा 2 में। ये दोनों ओवर द काउंटर है। ओवर द काउंटर से मुराद ये है कि ओवर द काउंटर का इशू ये होगा कि आपने फिजिकली इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको कोई और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये मार्केट में ट्रेड नहीं होंगे, ये बिटवीन बायर एंड सेलर डील करेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो, यानी कि कोई कमोडिटी हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिस्टर ए से मैं 100 रुपए के चावल लूंगा, तो ये बिटवीन ट्रांजैक्शन मिस्टर मी एंड मिस्टर ए है, मुझे 100 रुपए दे के चावल लेने ही लेने। अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन या तो डिफॉल्ट करेगी या एग्जीक्यूट करेगी। दूसरी तरफ स्वैप है, स्वैप में 2 ही ट्रांजैक्शंस हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप किसी में भी कर सकते हैं, स्वैप में सिर्फ आप 2 ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या तो इंटरेस्ट रेट का स्वैप होता है या करेंसी का होता है। और ये भी बिटवीन बायर एंड सेलर डायरेक्ट होता है, इसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। ये समझ लें, अगर फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन तो यूबीएल और हबीब बैंक आपस में करेंगे, इसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरह इंटरेस्ट का है तो इंटरेस्ट हबीब बैंक और एमसीबी आपस में करेंगे, इसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा। नॉर्मल तौर पे स्वैप्स की ट्रांजैक्शन जो बेस करती हैं वो काइबोर पे और फॉरेक्स की प्राइस पे बेस करती हैं। काइबोर के हिसाब से हम रेट डिसाइड करते हैं और फॉरेक्स के हिसाब से हम रेट डिसाइड करते हैं कि स्वैप किस रेट पे होना है। लेकिन ये दोनों ट्रांजैक्शंस ओवर द काउंटर हैं, इसको एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को? एनी प्रॉब्लम? ओके सर, आपने जो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया, हाँ। उसको थोड़ा सा और बता दीजिए। हाँ, ये भैया तुम लोग भी अजीम नालायकों की फौज हो। तुम लोगों ने फिक्स और फ्लोटिंग आज तक पढ़ा है? पहले ये बताओ। है बच्चों? पढ़ा है सर, पढ़ा है। पढ़ा है। अभी तुम लोगों को मैंने इंडेक्सिंग कराई है ना? यस सर, मतलब इनमें स्वैप्स कैसे होते हैं वो समझ नहीं आया। वो भी बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फ्री फ्लोट समझ में आ गया था इंडेक्सिंग करते हुए? जी सर। बस फ्री फ्लोट इंटरेस्ट में हो या कहीं भी हो, फ्लोटिंग यही होता है कि मार्केट के हिसाब से वो वेरी करेगा। काइबोर आपका फ्लोटिंग रेट है, हर रोज डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे रेट चेंज हो रहे हैं। तुम लोगों ने काइबोर पढ़ा हुआ है पूरा? काइबोर का कुछ पढ़ा है या काइबोर सिर्फ नाम सुना है? सर सिर्फ नाम सुना है। ओके चलो। सर एक ही पता है कि एक रेट है और ये टाइम कराची न्यूटा बैंक। यानी कि तुम लोगों के साथ वही हिसाब है, रोटी लिया, कौन सी लानी है ये नहीं पता, रोटी लानी है।
चलो, काइबोर पहले समझना, काइबोर बेसिकली फ्लोटिंग रेट है, फिक्स नहीं है। काइबोर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है इन द सेंस ऑफ दैट कि डेली डिमांड एंड सप्लाई पे। अच्छा, काइबोर शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म से मुराद है विद इन अ ईयर होता है। टोटल इसके 15 स्लेब्स हैं, एक दिन से लेके एक दिन, 7 दिन, 15 दिन, यानी कि 1 डे, 1 वीक, फोर्टनाइटली, फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ लेते हो 12 मंथ। तो टोटल 15 स्लेबों में हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। जब हम 1 डे की ट्रांजेक्शन करते हैं उसके रेट सबसे कम होते हैं। जब हम 12 मंथ की ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके रेट सबसे ज्यादा होते हैं। ये कहलाता है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब है मार्केट कैन डिटरमाइन। इसमें जो ज्यादातर मार्केट में लोग काम कर रहे हैं वो इसी फ्री फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा बैंक से आप कभी डील करें या कोई, तो बैंक आपको कहता है काइबोर +2, यानी कि जो भी उस दिन का काइबोर का रेट होगा उसमें 2% ऊपर लूंगा। काइबोर क्या है? काइबोर का मतलब है, या लाइबोर का मतलब बुनियादी तौर पे इसका पेरेंट्स जो था वो लाइबोर है, लंदन इंटर बैंक ऑफरिंग रेट। उसके बाद ये दुनिया भर में अपने अपने ट्रांजेक्शन में चले। पाकिस्तान में इसको हम कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट कहते हैं, काइबोर। ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे ओपन होता है, 10 बजे जमा होता है, 10:30 बजे ओपन होता है। इसमें क्या करते हैं कि बैंक एक दूसरे की डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे को कर्जा देते हैं। इसकी और आसान एग्जांपल ऐसा समझ लो, जैसे आप कभी एक दुकानदार के पास कोई चीज परचेज करने गए, उसके पास वो नहीं थी तो वो फौरन कहता है मैं अभी मंगवा देता हूँ गोदाम से। मुझे और आपको दोनों को पता है वो गोदाम से नहीं, वो बराबर वाली दुकान से मंगवाता है, बराबर वाली दुकान से मंगाता है, वहां से लेता है, बेचता है। मुझे बेचता है तो बराबर वाली दुकान क्या उसको फ्री में देता होगा? नहीं, लेकिन उसके रेट दुकानदार के लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। इसी तरह काइबोर वो रेट है जो बैंक एक दूसरे को देते हैं, कस्टमर के लिए रेट उनके कुछ और होते हैं। तो नॉर्मली तौर पर कस्टमर को 2-3% ऊपर रख के देते हैं। अगर यूबीएल हबीब बैंक को 10% दे रहा है तो हबीब बैंक अपने कस्टमर को 10 पे नहीं देगा, हबीब बैंक अपने कस्टमर को 12 पे देगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर आ गया है कस्टमर में। तो उस सूरत में सॉल्व होता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अ फ्री फ्लोट। फिक्स क्या है? फिक्स में लेट सपोज मैंने 10% फिक्स कर लिया, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट 15 हो गया, तो मैं तो खुश हो रहा हूं, क्या मैंने तो 10 पे लिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट 15 हो गया। वाइस वर्सा, मार्केट में डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट 6 हो गया, तो मैं तो डूब गया, मैंने तो 10% देना है। तो फिक्स से फ्लोट की तरफ आने में फायदा भी है, नुकसान भी है। फिक्स में अगर आप बहुत नीचे की तरफ के रेट में हैं तो बेहतर है फिक्स पे चले जाएं। लेकिन आप अच्छा, नॉर्मली तौर पे अब दुनिया भर में फिक्स पे काम कोई नहीं कर रहा। फिक्स पे काम इसलिए नहीं कर रहे कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट। मैं आपसे कहता हूं आप एक मकान बनाए, 20 साल के लिए कर्जा ले लें 10% फिक्स पे, किसी को नहीं पता 20 साल में मार्केट कहां खड़ी होगी। क्योंकि पहले ये याद रखना, 1970s में इकोनॉमी और फाइनेंस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट था। अब फाइनेंस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट नहीं है, फाइनेंस और मार्केट कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस है। मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई है, तो उनके अंदर फिक्स करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें 1973 से बताऊं, 1973 में जब फ्री फ्लोट का मार्केट या करेंसी आई है, उससे पहले $1 1 रूबल का था। या पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी 1970s में $1 2 रुपए का था, क्योंकि फिक्स किया हुआ था। लेकिन जैसे ही डॉलर को आपने फ्री फ्लोट किया, यानी कि मार्केट फोर्सेस में छोड़ा, विद इन 10 years डॉलर आपके यहाँ 1 रुपए से 16 रुपए का हो गया। क्यों? कि आप उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर सके जितनी तेजी से अमेरिका ने ग्रो किया। तो ऑटोमेटिकली आपके और अमेरिका के दरमियान मार्जिन बढ़ते चले गए इकोनॉमिकल, तो ऑटोमेटिकली अमेरिकन करेंसी स्ट्रांग होती चली गई और आप वीक होते चले गए। जब ये ट्रांसैक्शन हुई तो फ्री फ्लोट था। लेकिन आप फिक्स करेंगे, आप कहें जी मेरा 1 रुपया एक अमेरिकन के बराबर है, तो ये आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब इस पर दुनिया में कहीं काम नहीं हो रहा, ना इंटरेस्ट में ना करेंसी में। ओके, क्लास किसी वक्त भी ऑफ होगी, तो मैं